चैप्टर रसायन वर्गीकरण के बाद हम थोड़ा एक चैप्टर छोड़ दिया गया था, इसलिए कि शायद वो कट जाए, बोर्ड द्वारा की बार निकाल दिया जाए, लेकिन संयोग है निकला नहीं। और उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, ठोस अवस्था। और आज का विषय वस्तु केवल प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम आते हैं द्रव्य पर। द्रव्य क्या है? वह भौतिक स्वरूप जिसमें द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरता हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। द्रव्य का जब वर्गीकरण करना होगा, तो दो आकार रखा गया, एक भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार। इन दो आधार पर द्रव्य को बांटने का प्रयास किया। भौतिक आधार पर ही जब द्रव्य को बांटा गया, इसमें हमें मिला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। ठोस और द्रव के बीच में एक नई अवस्था आई है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। और द्रव गैस के बीच एक अवस्था आई है, जिसे कहा गया बॉस-आइंस्टाइन। इन दोनों अवस्थाओं की चर्चा नहीं, हमारा विषय वस्तु है ठोस अवस्था, तो हम इसी ठोस अवस्था की ही चर्चा करेंगे। मिला कहां से? द्रव्य का भौतिक आधार का पहला स्वरूप जो है वो ठोस अवस्था है। तो ठोस है क्या? प्रेक्षण प्रयोग सभी से जो निर्धारण हुआ, उसके अनुसार माना गया कि वह भौतिक वस्तु जिसका आकार, आयतन और भार तीनों निश्चित हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो स्थान के सापेक्ष, तो उसे हम कहते हैं ठोस। जिसका आकार भी निश्चित हो, भार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। हर जगह आपको ठोस मिल जाएगा। ठोस का आपकी बुक ही ठोस है। आकार में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे यहाँ लेकर चले जाओ, चाहे कहीं लेकर चले जाओ। भार जो यहाँ होगा वही कहीं भी आपको मिल जाएगा। जितना स्थान यहाँ घेरेगी, उतना ही स्थान कहीं भी घेरेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका वही है, आपकी पुस्तक ठोस अवस्था में है। यहाँ पर रखा हुआ डस्टर, चेयर, बेंच जो भी है सब ठोस अवस्था में है। तो यह ठोस का भौतिक स्वरूप क्या है कि ठोस है जो अपने आकार में, इसके अवस्था, इसके आकार, इसके आयतन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो हम भौतिक अवस्था के आधार पर और गहराई में जाएंगे तो बता पाएंगे कि सभी द्रव्य अणु से बने होते हैं। अणु और वह किससे बने होते हैं? परमाणु से। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी अणु व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ठोस का आकार, आयतन और भार निश्चित क्यों होता है? तो निश्चित है कि ठोस के अणु काफी पास होते हैं, क्लोजर होती है, और काफी पास होने के कारण उनकी त्रिविम संरचना जो होती है वो एक निश्चित आकार धारण करती है, जिसके कारण
ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना कोई अणु बाहर आता है, ना कोई अणु बाहर जाता है, ना कोई अणु बाहर से आता है, जिसके कारण इसके अणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। अणु का आयतन भी निश्चित होता है। जब ठोस से कोई अणु न जाएगा न आएगा तो इस ठोस का आयतन भी निश्चित हो जाएगा। और ये हर अवस्था में अणु या परमाणु गतिशील अवस्था में होते हैं, जिसे कहा जाता है गतिज आणविक सिद्धांत। गतिज आणविक सिद्धांत। तो इस गति आणविक सिद्धांत के आधार पर हम अगर ठोस अवस्था की चर्चा करें तो मिलता है पहला कि ठोस में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम क्या? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि दूसरा कारण है अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तीसरा है अणु अपने माध्य के दोनों ओर समान दूरी तक अर्थात दोलन गति करते हैं। दोलन गति करते हैं। तो गति करने की सीमा भी निश्चित है, अंतराली का स्थान भी कम है, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम है। गतिज, लेकिन चौथा क्या है? आकर्षण बल। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। पांचवा, अणु परस्पर अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। छठा है इनके इनकी लैटिस या जालक, लैटिस या जालक ऊर्जा अधिक होती है, अधिक होती है। इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक व पतनांक सबसे उच्च होते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके गलनांक और पतनांक उच्च होंगे तो इनके बीच जो बंध है उस बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और साधारण स्तर पर न कोई अणु बाहर जाएंगे, न कोई अणु बाहर से आएंगे। जब न कोई आएंगे न कोई जाएंगे तो इनके बीच का अंतर आणविक, इनके बीच का जो अंतर आणविक स्थान है वो भी निश्चित है, इनका आकार भी निश्चित है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। तो ये रहा ठोस की भौतिक अवस्था। इसके आगे आपको कल बता दिया जाएगा।